ओके, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। सॉरी आई वाज लेट। आप लोगों को कोई 28 मिनट्स वेट करना पड़ा। तो वी विल कंटिन्यू। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं उसका, कि लास्ट टाइम हमने एयर के बारे में पढ़ा था, आई के बारे में पढ़ा था। तो किसी बंदे ने रिवाइज करने की कोशिश की है? अरे यहाँ से तो ऑनलाइन शो हो रहा है, आवाज़ आ रही है? ओके वेल तो लास्ट टाइम हमने आई के बारे में, इससे पहले एयर के बारे में डिस्कस किया था। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि आउटर, मिडल और इनर एयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके अलावा हमने आई के बारे में डिस्कस किया था। ओके गुड, यस पढ़ा था। वेल अच्छा किया आप लोगों ने पढ़ा है। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ओके गुड। तो आज हम एक आई को थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने आई के बारे में क्या क्या पढ़ा था, ताकि हम उसको कंटिन्यू कर सकें और इजीली आप अंडरस्टैंड उसको कर सकें। किसी ने रिव्यू किया था कि आइस के बारे में? होप सो आप में से सब लोग अच्छे हैं डेफिनेटली। अब ये बता दें कि कौन सी नर्व आई को सप्लाई कर रही होती है। आवाज़ नहीं आ रही, ओके बेटा, नेटवर्क का इशू होगा आपके यहाँ, लेकिन यहाँ पे तो आई, यहाँ पे तो आवाज़ बाकी लोगों को आ रही है। कैन यू इन्फॉर्म मी? वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। ओके वेल, तो कौन सी नर्व है जो कि आई को सप्लाई कर रही होती है? ओके ओके, आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ का इशू, ऑप्टिक नर्व, वेरी गुड वेरी गुड। आप लोगों ने पढ़ा है ऑप्टिक नर्व का। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द टिश्यू इन द वॉल्स ऑफ द आई? दूसरा क्वेश्चन, सेकंड पेनियल नर्व, वेरी गुड, ठीक है, दैट इज नोन एज ऑप्टिक नर्व। एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट, ओके ओके गुड, ओके, तो सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द टिश्यू इन द वॉल्स ऑफ द आई? मेक इट फास्ट। ओके वेल वेरी गुड, ऑप्टिक नर्व। ओके, आप रिफ्रेश कर लें पेज को। होप सो एडिपोज टिश्यू इंस्टेड ऑफ दैट। what are what are the 3 layers of the tissue in the walls of the eye? ओके, अभी तक किसी बंदे ने आंसर नहीं किया। आउटर, मिडल और इनर, आउटर, मिडल और इनर। ओके, और इसके में बताएंगे कि आप आउटर में क्या है, मिडल में क्या है और इनर में क्या है। टेस्ट बेटा कमिंग आई थिंक ट्यूसडे को है, आई विल शेयर। ओके ओके, मैं बता देता हूँ। व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द टिश्यू इन द वॉल्स ऑफ द आई? बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। वन इज आउटर फिब्रस लेयर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि स्क्लेरा और कॉर्निया होता है। रिमेंबर, आई थिंक आप लोगों ने, आवाज़ कट रही है। ओके, आवाज़ का इशू एज यूजुअल आ रहा होता है। ओके, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड।
ओके अली हमजा आपको नजर आ गया है? अली आप आज मेरी क्लास ले रहे हैं? वेल अच्छा, मुझे लग रहा था कि बस अली क्या करता है, क्लास नहीं ले रहा होता। अक्सर प्रेजेंट शो हो रही होती है लेकिन क्लास नहीं लेते आप। अच्छा बेटा, वो शो तो डेफिनेटली हो रहा है लेकिन आंसर आप बहुत से लोगों ने कर दिया है। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग पढ़ा करें। आउटर लेयर कंसिस्ट ऑफ सिक्लेरा, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। सिक्लेरा और कॉर्निया होता है बेटा। मिडल लेयर वेस्कुलर लेयर होती है और यूवियल ट्रैक की उसे कहा जाता है, जिसके अंदर अगेन अगेन कोराइड होता है, सीलरी बॉडी होती है और आयरस होता है। ये लास्ट टाइम तौसीफ भी पूछ रहा था आई थिंक कि मिडल लेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तौसीफ, आर यू हेयर? ऑनलाइन है तौसीफ? ओके गुड। और इनर लेयर जो होती है उसको नर्वस टिश्यू लेयर भी कहा जाता है, जिसके अंदर रेटिना होता है। ओके वेल ठीक है, गुड। तो आप लोग रिव्यू कीजिएगा, पढ़िएगा, ताकि आप लोगों को अच्छी समझ आ सके। ठीक है, ये नहीं होता कि जस्ट ऑनलाइन लेक्चर लिया और उसके बाद बस ठीक है, लेक्चर का टाइम कंज्यूम हुआ। कंज्यूम होने के बाद बेटा आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट है, और अगर 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 टेस्ट में फेल हो जाएंगे तो आप लोगों के साथ क्या हो सकता है, इट्स नॉट अ थ्रेट। आप लोग समझदार हैं, समझ आएंगे। अच्छा, स्क्लेरा के बारे में और कॉर्निया के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इसकी एक्सट्रिंसिक मसल के साथ अटैचमेंट होती है। ओके गुड। इसके अलावा हमने कोराइड के बारे में डिस्कस किया था। यस एग्जैक्टली। अच्छा, कोराइड के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसमें हमने ये कहा था कि कोराइड जो लाइंस होती है 5-6 ऑफ इनर सरफेस ऑफ द स्क्लेरा होती है बेसिकली। रिच ब्लड सप्लाई होती है, चॉकलेट ब्राउन कलर होती है, और जैसे ही लाइट इंटर होती है तो जो प्यूपल होती है ना वो डायलेट होती है, और यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर पड़े होते हैं जो कि स्टिमुलेट हो जाते हैं, और जो लाइट ऑब्जर्व नहीं होती वहाँ पे बैक साइड पे कोराइड पड़े होते हैं। कोराइड उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद बैक साइड पे कोराइड पड़ा होता है और वो लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। जो स्कैटर्ड लाइट होती है दैट इज ऑब्जर्व्ड बाय द कोराइड। डेफिनेटली यस। ओके, इसके बाद हमने सिलरी मसल के बारे में डिस्कस किया था। सिलरी मसल क्या थे बेसिकली, कि कोराइड कंसिस्ट कर रहे होते हैं सिलरी मसल, जिनको स्मूथ मसल फाइबर का भी हमने नाम दिया था डेफिनेटली। इसके अलावा सेक्रीटरी सेल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, थोड़ा थोड़ा याद होगा आपको। सस्पेंसरी लिगामेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था। एक्वस फ्लूइड के बारे में डिस्कस किया था। डेफिनेटली शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे और एमसीक्यूज भी होंगे। ओके, इसके बाद हमने आयरस के बारे में डिस्कस किया था। आयरस के बारे में क्या पढ़ा था वैसे? विजिबल कलर्ड रिंग होता है जो फ्रंट ऑफ आई में पड़ा होता है, उसको कहा जाता है आयरिस। और उसके पीछे कॉर्निया पड़ा होता है, उसके फ्रंट पे लेंस पड़ा होता है। ठीक है, इसकी डिवीजन के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। इंटीरियर सेगमेंट होता है, इंटीरियर डी और पोस्टीरियर चैम्बर पड़ा होता है जो कि एक्वस फ्लूइड कंटेन करता है। वो जो एक्वस फ्लूइड है वो सेलरी बॉडी से स्क्रीट हो रहा होता है। ओके, इसके अलावा हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन के बारे में पढ़ा था। ओके तौसीफ वेलकम। अभी आपने ज्वाइन किया होगा। आवाज़ बार बार कट रही है बेटा, अपनी जगह चेंज करने थोड़ी सी। ओके, तो इसमें जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन होती है उसके बारे में हमने कहा था कि ये प्यूपल को कंस्ट्रिक्ट कर रही होती है, और जो सिम्पैथेटिक डिवीजन होती है ये प्यूपल को डायलेट कर रही होती है। ये एमसीक्यूज में आ जाता है। एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है उसका प्यूपल के ऊपर क्या इफेक्ट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है, ये पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है वो प्यूपल को कंस्ट्रिक्ट कर रही होती है, और जो सिम्पैथेटिक डिवीजन है वो डायलेट करती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी, जिसमें आप लोगों ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि सर ब्राउन आई और ये जो हेयर है इनका क्या लिंक होता है ना। तो बेटा जो कलर ऑफ द आयरस होता है ये जेनेटिकली होता है, और दूसरी चीज़ हमने ये कहा था कि पिगमेंट सेल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ओके, इसके बाद लेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, और लाइट रेज इससे कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आई थिंक फीवोस सेंट्रलस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि ये सिर्फ कोन को कंसिस्ट कर रहा होता है। येलो स्पॉट के बारे में डिस्कस किया था।
मिकोला ल्यूटिया के बारे में, नर्व के बारे में डिस्कस किया था, है ना। ओके, रेटिना के बारे में हमने डिस्कस किया था, रेटिना के बारे में डिस्कस किया था। इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द आई होती है। इसके अलावा लाइट रेज जैसे इंटर होती हैं तो इसके अंदर अडाप्टिबिलिटी आने शुरू हो जाती है। सेवरल लेयर्स ऑफ नर्व सेल बॉडीज होती हैं, एक्सॉन होता है। आई थिंक आज हमने कंटिन्यू करना है, ब्लड सप्लाई के बारे में भी हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। इंटीरियर ऑफ आई से आज हमने डिस्कस करना है बेसिकली। ओके, तो ब्लड सप्लाई टू दी आई के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो डू यू थिंक कि आईज को ब्लड सप्लाई चाहिए होती है? ये चीज़ें भी आज हमने डिस्कस करनी है कि इमेज कैसे बनता है, आपको चीज़ें दिखाई कैसे दे रही होती हैं। ओके, ट्यूसडे को अप्लाइड न्यूट्रिशन का टेस्ट है, वेडनेसडे को आई थिंक है। मैं शेयर कर दूंगा क्लास के बाद कि आप लोगों का टेस्ट कब है और कितने बजे है। ये टाइम भी मेरा ख्याल है आप लोगों ने अपने कोऑर्डिनेटर से या क्लास एडवाइज़र से कोऑर्डिनेट कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिएगा, कंफर्म हो जाएगा आपको। मैं भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा कि हमारा टेस्ट कब और कितने बजे है, और सिलेबस के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे कि आपको कितने का आप इजीली याद कर सकते हैं ताकि उतने ही टेस्ट लिया जाए। ओके, आज हमने इमेजेस के बारे में डिस्कस करना है कि इमेज कैसे बनती है बेसिकली। इसके अलावा कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। तो सिलेबस बेटा ये डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों से टेस्ट कितना लेना है, और बाकी लोग जो मेरी क्लास नहीं अटेंड करते उनको भी बता दीजिएगा कि क्या हो सकता है। बेटा ये क्लास के बाद हम डिस्कस कर लेंगे कि सिलेबस आप लोगों को कितना होना चाहिए। तो मूविंग टू लेक्चर, ब्लड सप्लाई के बारे में हम बात कर रहे थे कि जो ब्लड सप्लाई टू दी आई है वो कैसे सप्लाई हो रही होती है बेसिकली। तो जो एर्टीरियल ब्लड सप्लाई होती है वो सिलरी आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। ओके, याद रखिएगा कि ब्लड सप्लाई अगर हम आई की बात करें तो जो रेटिनल आर्टरी, सिलरी आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी इसको सप्लाई कर रही होती है। ओके, एक चैप्टर का तो बेटा टेस्ट नहीं होगा डेफिनेटली, ओके लेटर ऑन बेटा क्लास के बाद इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब बेसिकली ये जो ब्रांचेज हैं ये ऑप्थाल्मिक आर्टरी की हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से निकल रही होती हैं। ये आर्टीरियल ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करें तो अगर हम वेनस ड्रेनेज की बात करें तो जिसमें सेंट्रल रेटिनल वेन है जो कि एट द एंड ये डीप वेनस के अंदर, डीप वेनस साइनसेस के अंदर ट्रेन कर रही होती है। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और जो सेंट्रल वेन्स होती हैं ऑप्टिक नर्व के अंदर इनक्लोज इनकैप्स्ड होती हैं, इनक्लोज होती हैं, जैसे वो ऑप्टिक डिस्क की साइड पे इंटर हो रही होती हैं। इसके बाद अगर हम इंटीरियर ऑफ दी आई की बात करें, इंटीरियर ऑफ दी आई, तो इंटीरियर सेगमेंट ऑफ दी आई जो स्पेस कॉर्नी और लेंस के दरमियान होती है वो डिवाइड हो रही होती है इंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर में बाय द आइरिस। ये हमने लास्ट टाइम इसमें डिस्कस कर लिया था आई थिंक, इंटीरियर ऑफ द आई नहीं कर किया था, है ना। ओके, तो इंटीरियर सेगमेंट ऑफ दी आई में क्या होता है वैसे बेटा, ये स्पेस होती है कॉर्नी और आइरिस के दरमियान और ये इनकम्प्लीटली डिवाइड हो रही होती है इंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर में बाय द आइरिसेस। उसके बाद जो दोनों चैम्बर्स होते हैं ना ये क्लियर एक्वस फ्लूइड कंटेन करते हैं, और ये जो फ्लूइड होता है दैट इज सिक्रीटेड बाय द सीलरी ग्लैंड्स। वहाँ पे सीलरी ग्लैंड्स पड़े होते हैं पोस्टीरियर चैम्बर में, तो वो क्या करते हैं एक्वस फ्लूइड को सिक्रीट कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सैक्रल वेनस साइनसेस होते हैं जिसे कैनाल ऑफ शिलम भी कहा जाता है। एंगल होता है बेसिकली बिटवीन द आइरस और कॉर्निया के दरमियान, इसलिए उसको कैनाल ऑफ शिलम भी कहा जाता है, ये सैक्रल वेनस साइनसेस भी कहा जाता है।
इसके अंदर इंट्राऑकुलर जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट रहता है, और उसका जो नॉर्मल रेंज है वो 10 to 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। इंट्राऑकुलर प्रेशर की अगर हम बात करें, मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि जो आई का प्रेशर होता है उसको इंट्राऑकुलर प्रेशर कहा जाता है। तो ये जो नॉर्मल होता है ये 10 to 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, और इसकी जो वैल्यू है ये डिपेंड कर रही होती है फ्लूइड की प्रोडक्शन और ड्रेनेज रेट्स के ऊपर। जो एक्वस फ्लूइड होता है वो मोस्टली जितना प्रोड्यूस हो रहा होता है उतना ही ड्रेन हो रहा होता है। अगर इसके अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, ये ड्रेनेज ब्लॉक हो जाती है, देन जाके ये इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो इसकी नॉर्मल लिमिट वी कैन से कि 10 to 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होती है, लेकिन डिपेंड कर रहा होता है कि जो फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा होता है और जो फ्लूइड ड्रेन हो रहा होता है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। एक्वस फ्लूइड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेसिकली वहाँ से रिमूव हो रहे होते हैं, लेकिन कॉर्निया, लेंस और लेंस जो कैप्सूल हैं इनको कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। बिहाइंड द लेंस कैप पड़ी होती हैं, पोस्टीरियर सिगमेंट पड़े होते हैं, ये कैविटी पड़ी होती है आई बाल की, और उसको विट्रस बॉडी कहा जाता है। ओके, ट्रेनिंग रिपीट कर देते हैं। हाँ बेटा, ये मैं बता रहा था कि जो इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है ना वो 10 to 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। ये कांस्टेंट रह रहा होता है। कांस्टेंट इसलिए रह रहा होता है कि जो प्रोडक्शन और जो ड्रेनेज ऑफ इक्वस फ्लूइड है वो कांस्टेंट रहती है, इक्वल रहती है। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है या ड्रेनेज ब्लॉक हो गई है तो उस वजह से जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब प्रेशर इंक्रीज होएगा तो एक डिजीज़ है आई की जिसे ग्लूकोमा कहा जाता है, वो काज हो रहा होता है, वो बन जाता है ग्लूकोमा। अब इक्वस फ्लूइड जो होता है ये न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव कर रहा होता है इन फ्रंट ऑफ आई, जितनी भी स्ट्रक्चर पड़ी होती हैं, लेकिन हैविंग नो ब्लड सप्लाई। और उसके अंदर कॉर्निया आता है, उसके अंदर लेंस आता है, और लेंस का जो कैप्सूल होता है उसको ब्लड सप्लाई नहीं होती, और ये सारा जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, ये जो और ड्रेनेज हो रही होती है वो थ्रू इक्वस फ्लूइड हो रही होती है। इसलिए इक्वस फ्लूइड की प्रोडक्शन और इक्वस फ्लूइड की ड्रेनेज ये कांस्टेंट रहती है। जितना प्रोड्यूस होएगा उतना ड्रेन हो जाएगा। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है किसी वजह से, या ड्रेनेज के अंदर ब्लॉकेज आ गई है, ब्लॉक हो गया है, तो देन दैट विल लीड टू इंक्रीज इंट्राऑकुलर प्रेशर, और इंट्राऑकुलर प्रेशर काजेज ग्लूकोमा। होप सो गॉट इट। इसके अलावा अगर हम बात करें कि लेंस के पीछे क्या क्या चीज़ें होती हैं, और लेंस बिहाइंड द लेंस और फीलिंग पोस्टीरियर सिगमेंट जो कैविटी होती है आई बाल की वो विट्रस बॉडी होती है। अब विट्रस बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये एक सॉफ्ट कलरलेस ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर 99% वाटर होता है, बाकी 1% सॉल्ट और म्यूकोप्रोटीन्स होती हैं। अब इसने क्या करना होता है, ये जो विट्रस बॉडी होती है इसने वो प्रेशर्स जो इंट्राऑकुलर प्रेशर है उसको मेंटेन करना होता है ताकि रेटिना को कोराइड के अगेंस्ट सपोर्ट किया जा सके और आई बाल को कोलैप्स होने से प्रिवेंट किया जा सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने ये बताया है कि अगर हम लेंस के बिहाइंड की बात करें तो वहाँ पे पोस्टीरियर सिगमेंट कैविटी बड़ी होती है आई बाल की, जिसके अंदर जो कि विट्रस बॉडी है। अब ये जो विट्रस बॉडी होती है ये कलरलेस होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर 99% वाटर होता है, और रिमेनिंग 1% जो होता है उसके अंदर म्यूकोप्रोटीन और कुछ साल्ट्स होते हैं। इसने क्या करना होता है बेसिकली कि इसने इंट्राऑकुलर प्रेशर को मेंटेन करना होता है ताकि रेटिना को कोराइड के अगेंस्ट सपोर्ट किया जा सके और आई बाल को कोलैप्स होने से प्रिवेंट किया जा सके। गॉट इट। इसके अलावा जो आई की शेप, इसने आई की शेप को मेंटेन करना होता है। ऑकुलर प्रेशर जो कि विट्रस बॉडी के थ्रू एक्सर्ट हो रहा होता है। अगर उसके अलावा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स में कि ऑप्टिक नर्व होती है। ऑप्टिक नर्व बेसिकली रेटिना से ओरिजिनेट हो रही होती है, और इसने कवर क्या करना होता है, ऑप्टिक नर्व अबाउट 0.5 सेंटीमीटर टू नेजल साइड ऑफ मिकोला ल्यूटेर की तरफ होती है एट ऑप्टिक डिस्क। आवाज़ नहीं आ रही, ओके।
बेटा यहाँ पे सिग्नल तो ठीक है, बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है? यस, वी कैन से इंट्राओकुलर प्रेशर को मेंटेन किया जा रहा होता है। ओके, बार बार आवाज़ रिकनेक्ट, आवाज़ कट जाती है बेटा। अब थोड़ी सी अपनी लोकेशन चेंज करके देखने, हो सकता है सिग्नल का प्रॉब्लम हो। ओके वेल, द फाइबर ऑफ ऑप्टिक नर्व रेटिना से ओरिजिनेट होते हैं और इन्होंने क्या करना होता है कि ऑप्टिक नर्व को कवर करते हैं। अब ये कवर कितना करते हैं? 0.5 सेंटीमीटर्स टू नेजल साइड ऑफ द मिकोला ल्यूटिया एट द ऑप्टिक डिस्क। पीछे से शोर आ रहा है? यहाँ तो बेटा फैन भी ऑफ है, शोर तो यहाँ पे नहीं है। ओके, मैं एक दफ़ा रिकनेक्ट करके इसको देख लेता हूँ, शायद ये ठीक हो जाए। ओके वेट। ओके, अब देखिएगा, अब कंफर्म कीजिएगा आवाज़ आ रही है? बिहाइंड द लेंस, अच्छा बेटा ये होता है कि बिहाइंड द लेंस और वो जो पोस्टीरियर सीगमेंट ऑफ आई बॉल होता है, ये कैविटी पड़ी होती है, उसमें बेसिकली विट्रस बॉडी होता है। अब जो विट्रस बॉडी होता है ना, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ट्रांसपेरेंट होती है, कलरलेस होती है। इसके अंदर 99% वाटर होता है और बाकी 1% जो है वो म्यूकोप्रोटीन्स होती हैं, सम सॉल्ट्स होते हैं। इसने क्या करना होता है कि इसने जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है ना, उसको मेंटेन करना होता है ताकि रेटिना को अगेंस्ट द कोराइड सपोर्ट किया जा सके और आई बाल को कोलैप्स होने से प्रिवेंट किया जा सके। गॉट इट? अब हम ऑप्टिक नर्व के बारे में बात कर रहे थे, जिसको हमने कहा था कि ये सेकंड क्रेनियल नर्व होती है। ये जो सेकंड क्रेनियल नर्व जो कि ऑप्टिक नर्व है, इसके जो नर्व फाइबर्स होते हैं ना, रेटिना से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। रेटिना को हमने कहा था कि ये इनर लेयर होती है, ऐसे है। नर्वस टिश्यू भी हमने कहा था इनर नर्वस टिश्यू होती है। अगर नर्वस टिश्यू होती है तो उसमें से जो फाइबर्स होते हैं ना, वो रेटिना से बेसिकली ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। इसके अलावा ये नेजल कैविटी टू मिकोला ल्यूटिया ऑप्टिक डिस्क तक पहुंच रही होती है और जो नर्व होती है कुराइड और स्क्लेरा से पास आउट होके बैकवर्ड जाती है, मिडली ऑर्बिटल कैविटी में जा रही होती है। अगर हम मिडली बात करें तो ये ऑर्बिटल कैविटी तक आ रही होती है। उसके बाद इसने क्या करना होता है, ये ऑप्टिक फोरामिन से पास आउट होती है, सफिनाइड बोन ऑप्टिक फोरामिन या ऑप्टिक फोरामिन बेसिकली एक ओपनिंग होती है, वहाँ से ये पास आउट हो रही होती है। उसके बाद बैकवर्ड जाती है मिडली टू मीट द नर्व फ्रॉम द अदर एट द ऑप्टिक चाज्मा। ऑप्टिक चाज्मा पे जाके इसने मीट कर लेना होता है। अब बेसिकली ऑप्टिक चाज्मा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने ऑप्टिक नर्व के बारे में डिस्कस किया। ऑप्टिक नर्व में हमने ये कहा कि ये ऑप्टिक फोरामिन से गुजर के स्फेनाइड बोन का जो ऑप्टिक फोरामिन होता है, वहाँ से ये पास आउट होती है, देन बैकवर्ड और मिडली आई को जाके मिलती है एट द ऑप्टिक चाज्मा। अब ऑप्टिक चाज्मा बेसिकली क्या है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, उसके फ्रंट और अबाव पे ये प्रेजेंट होता है, जो कि हाइपोफाइजल फोसा के अंदर स्फिनाइड बोन का जो हाइपोफाइजल फोसा है उसके अंदर ये बड़ा होता है। अब जो ऑप्टिक चाज्मा होता है ना, ऑप्टिक नर्व के ये फाइबर्स होते हैं नेजल साइड से
जो ईच रेटिना होती है उसकी जो नेजल साइड्स होती है वहाँ से ये क्रॉस आउट होके अपोजिट साइड पे जा रहे होते हैं, और ये जो इसके जो फाइबर्स होते हैं ना टेम्पोरल बोन को क्रॉस नहीं करते, लेकिन बैकवर्ड ये कंटिन्यू रहते हैं। इसमें एक आई थिंक मैंने डायग्राम है उसको देख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड्स पे होगी, उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा ये वगैरह है। अच्छा अब पहले थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ें सारी बता देता हूँ कि कैसे होएगा। ओके इसके अलावा इसने क्या करना होता है कि बहुत हेमिस्फीयर को विद सेंसरी इनपुट, जैसे भी आईसी सेंसरी इनपुट आती है तो इसने बहुत जो हेमिस्फीयर्स होते हैं उनको बताना होता है कि ये चीज़ें हमें विजुलाइज हो रही होती हैं। इसके अलावा ऑप्टिक ट्रैक्स होते हैं। ऑप्टिक ट्रैक्स बेसिकली क्या होते हैं कि ऑप्टिक नर्व का पाथवे होता है, ये पोस्टीरियर टू ऑप्टिक चाज्मा पड़ा होता है। हर जो ट्रैक है वो नेजल फाइबर के साथ रेटिना के साथ अटैच होने के बाद देन टेम्पोरल बोन से दूसरे रेटिना तक पहुंच रहा होता है। और ऑप्टिक ट्रैक्स जो हैं ये बैकवर्ड टू सिनेप्स विद द नर्व सेल्स ऑफ लेटरल चेनिकुलेट बॉडीज ऑफ द थैलेमस के साथ अटैच हुआ पड़ा होता है। यहाँ से जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो बैकवर्ड और मिडली को प्रोसीड करते हैं ताकि जो ऑप्टिक रेडिएशंस है उसको टर्मिनेट करके विजुअल एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स तक पहुंचाया जा सके इन द ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द सेरिब्रम। इसके अलावा अदर जो न्यूरॉन्स ओरिजिनेट हो रहे होते हैं वो लेटरल साइड से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, जिन्होंने अगेन जो इम्पल्सेस होती है उनको ट्रांसमिट करना होता है आइज टू सेरिब्रम, जहाँ पे हमें ये पता चल रहा होता है कि जो इम्पल्सेस आ रही होती है ना सेमी सर्कुलर कैनाल से इनर एयर की, वो और जो स्केलेटल मसल से आ रही होती हैं और ये जॉइंट से आ रही होती हैं, उन्होंने क्या करना होता है कि उन्होंने वो पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करना होता है। जो ऑप्टिक ट्रैक्स होते हैं बेसिकली ये पाथवे होते हैं ऑप्टिक नर्व्स के, जो कि पोस्टीरियर टू ऑप्टिक चाज्मा पड़े होते हैं। हर ट्रैक कंसिस्ट ऑफ नेजल फाइबर्स फ्रॉम द रेटिना ऑफ वन आई एंड टेम्पोरल बोन या टेम्पोरल फाइबर्स फ्रॉम द रेटिना ऑफ द अदर आई। अब ये जो ऑप्टिक ट्रैक्स होते हैं ये पास करते हैं बैकवर्ड टू साइनेप्स, जहाँ पे जो नर्व सेल्स होते हैं ना लेटरल चेनिकुलेट बॉडीज ऑफ द थैलेमस को, वहाँ पे ये सिनेप्स क्रिएट करते हैं। स्नैप्स क्रिएट करने के बाद ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं इन्होंने बैकवर्ड और मिडली ऑप्टिक रेडिएशंस को प्रोसीड करना होता है। उसके बाद ये विजुअल एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स तक पहुंचते हैं ऑफ द सेरिब्रम के, वहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमें कंफर्म कर रहे होते हैं कि ये जो इम्पल्सेस हैं या ये जो विजुअलाइज चीज़ जो ऑब्जेक्ट विजुअलाइज हो रहा है उसका हमें जैसे ही रिफ्लेक्शन हो रही होती है हमें पता चल रहा होता है कि ये बेसिकली ये चीज़ बड़ी है। इसके अलावा हम अगर इसकी फिजियोलॉजी के बारे में बात करें कि हमें नज़र कैसे आ रहा होता है, जो लाइट वेव्स होती हैं ना इनकी स्पीड पे भी कुछ चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। इनकी जो स्पीड होती है वो डिफरेंट कहती हैं कि ये राउंड अबाउट 1,86,000 माइल्स पर सेकंड से आ रही होती हैं। ये लाइट वेव्स हैं इनकी जो ट्रैवलिंग स्पीड है वो 1,86,000 माइल्स पर सेकंड के हिसाब से आ रही होती है। अब जैसे ही हमें ऑब्जेक्ट किसी भी एरिया में पड़ा होता है तो उसके ऊपर जैसे ही शेडो पड़ता है तो वहाँ से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है, आई के अंदर आती है। ये वाइट लाइट है बेसिकली, जिसमें सब जो कलर्स आ रहे होते हैं विजुअल स्पेक्ट्रम के, जिस तरह रेनबो का है वो विजुलाइज हो रहे होते हैं, जिसमें रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है। और जैसे ही वायलेट पास हो रही होती है तो ये ग्लास प्रिज्म बना रही होती है। जिस तरह ग्लास प्रिज्म में से लाइट गुजरती है तो ये जो लाइट रेज होती हैं वो डिफरेंट कलर की डिफरेंट एंगल के ऊपर बेंड हो रही होती हैं। सेम कंडीशन विद आई। ओके आवाज़ बेटा, आवाज़ का इशू तो फिर रहेगा। अच्छा चलिए फिजियोलॉजी ऑफ आई को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। मैं ये बता रहा था कि जो लाइट वेव्स होती हैं इनकी जो ट्रैवलिंग स्पीड है वो 1,86,000 माइल्स पर सेकंड के हिसाब से ट्रैवल करती हैं। जैसे ही हमारी जो ऑब्जेक्ट पड़ा होता है उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वहाँ से लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो वाइट लाइट होती है वो डिफरेंट कलर्स का कम्बिनेशन होता है। जिस तरह स्पेक्ट्रम के ऊपर देखा जा सकता है वो ऑरेंज हो सकता है, येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है,
तो जैसे ही वाइड लाइट पास होती है ना, तो ये ग्लास प्रिज्म से तो वो बेंड होना शुरू हो जाती है डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, डिफरेंट कलर्स के ऊपर। सेम कंडीशन विद आई डिपेंडिंग ऑन द वेव लेंथ ऑफ द आई। और जो रेड लाइट होती है उसका हाईएस्ट वेव लेंथ होती है, और वायलेट की शॉर्टेस्ट वेव लेंथ होती है। ये एमसीक्यूज में अगेन पूछा जा सकता है कि विच लाइट हैज लॉन्गेस्ट वेव लेंथ। ओके, तो इसके अलावा अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करें, तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है जिसके अंदर स्मॉल स्मॉल ह्यूमन आइज के विजुअल पार्ट्स होते हैं। इंफ्रारेड, वहाँ से जो हीट के माइक्रोवेव्स होती हैं या रेडियो वेव्स होती हैं, वो एक लॉन्ग एंड से प्रोसीड हो रही होती हैं। इसके अलावा शॉर्ट एंड के ऊपर ये अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, एक्स रेज हैं, गैमा रेज हैं, लेकिन ये विजिबल नहीं होती बिकॉज क्योंकि इन्होंने ना जो येलो पिगमेंट इन द लेंस होता है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। ओके, इसके अलावा जो स्पेसिफिक कलर्स, हम स्पेसिफिक कलर्स होते हैं जो कि वन वेवलेंथ के साथ प्रोसीड होते हैं और रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं बाय द ऑब्जेक्ट, और जो अदर कलर्स होते हैं वो ऑब्जर्व हो जाते हैं। टेलीविजन के लिए जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विद इन द विजुअल फील्ड, वो रेटिना के ऊपर उसका फोकस होना ज़रूरी होता है। और वो प्रोसेस जिसके अंदर एक क्लियर इमेज बन रहा होता है उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज कहा जाता है। रिफ्लेक्शन, REFRACTION, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज, जो कि डिपेंड कर रहा होता है पीपल की जो साइज होता है उसके ऊपर और अकोमोडेशन के ऊपर। अकोमोडेशन ये होती है कि लेंस की एडजस्टमेंट टू नियर विजन। ओके, और बेटा जो ये इशू नेटवर्क का है ये तो फिर रहेगा। अच्छा, क्वेश्चन अपनी थोड़ी सी बेटा जगह चेंज करके देखें, माइट भी ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक होना शुरू हो जाए। सर कौन सी लाइट का, अच्छा बेटा ये है कि जो रेड लाइट होती है ना उसका जो वेव लेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और जो वायलेट है उसकी सबसे कम होती है। नेटवर्क का इशू रहेगा, अब इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? या तो आप अपनी जगह चेंज करें जहाँ पे नेटवर्क के सिग्नल अच्छे आते हों, तो वो देख सकते हैं उस एरिया को। ठीक है, इसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि फोकसिंग ऑफ एन इमेज ऑन द रेटिना कैसे हो रही होती है। कि लाइट वेव जैसे ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती हैं, लेंस के ऊपर पड़ती हैं, और इसके बाद जो ब्रेन होता है उसके अंदर अडाप्टेशन होती है ताकि ऑब्जेक्ट का जो है साइज़ वो परसीव किया जा सके। अगर अब नॉर्मल रिफ्लेक्शन हो रही है तो उसको बाई कन्वेक्स और या बाई कनकेव लेंस से करेक्ट किया जा सकता है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जो हैं ग्लासेस लगा रहे होते हैं या लेंस लगवाए होते हैं तो वो बाई कन्वेक्स और बाई कनकेव लेंस हो रही होती हैं। इसमें जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है वो लेंस के बारे में है। अब लेंस जो है क्या है कि बाई कन्वेक्स इलास्टिक ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है जो कि आयरिस के पीछे पड़ी होती है, और इसको सिलरी बॉडी ने सस्पेंड किया होता है थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट। जो लेंस होता है ये बाई कन्वेक्स इलास्टिक ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, आयरिस के पीछे सस्पेंड होती है सीलरी बॉडी के थ्रू, और इसको जो सस्पेंड करके चीज़ें रखती हैं वो सेंसरी लिगामेंट हैं। सेंसरी लिगामेंट ने इनको पकड़ के रखना होता है और इसकी एकमोडेशन करवा रहे होते हैं, इसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे ही लाइट इंटर होती है ये रिफ्रैक्ट होती है और उसके बाद रेटिना के ऊपर फोकस हो जाती है। अगर लाइट डिफरेंट या डिस्टेंट जो दूर वाला ऑब्जेक्ट पड़ा होता है तो उसके ऊपर अगर रिफ्लेक्ट होके आ रही है तो उसमें लीस्ट रिफ्लेक्शन की ज़रूरत होती है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट क्लोज आता जाता है तो जो रिफ्लेक्शन है
वो ज़्यादा होती जाती है। अब जितनी ज़्यादा लाइट फोकस होगी रेटिना के ऊपर, उतनी उसकी जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी थ्रू एकमोडेशन। अब ये जो काम करवा रहे होते हैं एकमोडेशन के, ये टोटली सीलरी मसल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब जो सीलरी मसल है इसको लेंस को कंस्ट्रिक्ट भी करवा रहे होते हैं और रिलैक्स भी करवा रहे होते हैं। ठीक है। अब ये जो सीलरी मसल्स होते हैं ये उसकी बाई कन्वेक्सिटी या कन्वेक्सिटी और फोकसिंग लाइट रेज जो रेटिना के ऊपर होती है उसको भी मेंटेन कर रहे होते हैं। ओके, पहली जो चीज़ हमने ओके बेटा रिपीट कर दूंगा। पहले ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि जो लेंस है, ये लेंस जो होता है ये बाई कन्वेक्स इलास्टिक ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है। आयरस के पीछे सस्पेंड होके पड़ा होता है फ्रॉम द सीलरी बॉडी, और इसको सस्पेंड करके रखते हैं सेंसरी लिगामेंट। ओके। अब जैसे ही लाइट इसके अंदर इंटर होती है तो इसको रिफ्रैक्शन की ज़रूरत होती है ताकि जो लाइट है वो रेटिना के ऊपर फोकस किया जा सके। अब जैसे ही लाइट दूर से ऑब्जेक्ट के साथ पड़ती है तो उसके लिए हमें लीस्ट रिफ्लेक्शन की ज़रूरत होती है, और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट क्लोज आता जाता है तो जो रिफ्रैक्शन है वो ज़्यादा होती जाती है थ्रू अकोमोडेशन। अब ये जो सेंसरी मसल्स होते सिलरी मसल्स होते हैं ना, ये जो लिगामेंट्स होते हैं, उन्होंने क्या किया होता है उस लेंस को होल्ड करके रखा होता है। अब जैसे ही लाइट ज़्यादा पड़ेगी तो ये इसके अंदर बल्ज लेके आते हैं, मूवमेंट करते हैं, और इसकी जो कन्वेक्सिटी है उसको इंक्रीज कर रहे होते हैं ताकि जो लाइट वेज है, लाइट रेज हैं, उनको रेटिना के ऊपर फोकस किया जा सके। उसके अलावा बस प्यूपल का रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और प्यूपल क्या होती है कि ये बेस हाँ, जो प्यूपल होती है ना, इसने क्या करना होता है कि प्यूपल ने जो लाइट्स आ रही होती है ना उसको फोकस करना होता है ताकि पीछे जो रेटिना है वो डैमेज ना हो, बाकी की जो आई की स्ट्रक्चर्स है वो डैमेज ना हो। तो इसलिए इसके अंदर कंस्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन आ रही होती है। अब जो ब्राइट लाइट है ना वो प्यूपल को कंस्ट्रिक्ट कर देती है, और जो डिम लाइट है वो इसको डायलेट कर देती है। अगर किसी वजह से वाइट लाइट है उसमें जो प्यूपल डायलिटेशन ज़्यादा हो गई है तो क्या करेगी कि लाइट जितनी ज़्यादा इंटर होएगी तो वो जो रेटिना है उसको डैमेज करना शुरू कर देगी। इसलिए कि जब डिम लाइट होती है तो उसमें जो प्यूपल होती है वो डायलेट हो जाती है, और जब ब्राइट लाइट होती है तो उसमें जो प्यूपल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। इसके अलावा आयरस की बात अगर हम करें तो उसके अंदर वन लेयर ऑफ सर्कुलर और रेडिएटिंग स्मूथ मसल्स पड़े होते हैं जिनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है। ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था आयरस में, कि जब हम आयरस को डिस्कस कर रहे थे। आयरस कमोडेशन और कंस्ट्रिक्शन, जब दूर ऑब्जेक्ट होएगा तो क्या होगा, जब नियर ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा। इसके अलावा अकोमोडेशन में हमने नियर विजन के बारे में डिस्कस करना है। नियर विजन में ये होता है बेटा कि जब नियर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होता है विद इन 6 मीटर्स तो अकोमोडेशन रिक्वायर्ड होती है, और आई के अंदर 3 मैकेनिज्म्स हो रहे होते हैं। पहला ये होता है ओके, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल हो रही होती है, दूसरी कन्वर्जेंस हो रही होती है, और तीसरी रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ दी जो लेंस होती है वो चेंज हो रही होती है। अच्छा, ब्रेक ले लें। ओके, ब्रेक इंजॉय कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू कर लेते हैं।
वेलकम बैक। आ जाएं वापस, बाकी लोग कहीं ऑनलाइन आ जाएं। ओके, आई के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो अभी हम अकोमोडेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम ये कह रहे थे कि जैसे ही हम नियर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि 6 मीटर के करीब होता है, विद इन 6 मीटर रेंज में होता है, तो उसमें अकोमोडेशन रिक्वायर्ड होती है। और आइज़ के अंदर मेनली 3 एडजस्टमेंट हो रही होती हैं। पहली जो एडजस्टमेंट होती है पीपल की कंस्ट्रक्शन होती है, दूसरी एडजस्टमेंट कन्वर्जेंस होती है, तीसरी जो रिफ्रैक्टरी पावर ऑफ द लेंस होती है वो चेंज हो रही होती है। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली जो चीज़ है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपल होती है, ये अकोमोडेशन के साथ ये बेसिकली ये अकोमोडेशन को असिस्ट कर रही होती है। इसमें ये होता है कि जैसे ही बीम ऑफ लाइट आइस के अंदर इंटर होती है, तो इसने क्या होना है कि ये पास हो रही होती है थ्रू द सेंट्रल कर्व पार्ट ऑफ द लेंस। उसके बाद कन्वर्जेंस होती है। कन्वर्जेंस ये होती है कि आई जो बाल होती है उसकी मूवमेंट हो रही होती है। अब जैसे ही जो लाइट रेज होती है ना, नियर बाई ऑब्जेक्ट से इंटर होती हैं दोनों आइज के अंदर, बाइलेटरली डिफरेंट एंगल से इंटर हो रही होती हैं, लेकिन क्लियर विजन के लिए ये जो रेटिनी हैं उन दोनों को स्टिमुलेट कर देती हैं। उसके बाद एक्सटेंसिक मसल्स होते हैं, वो मूव करते हैं ताकि जो आई की मूवमेंट है उसको मेंटेन किया जा सके, उसकी कोऑर्डिनेशन की जा सके, और एक क्लियर इमेज ऑब्टेन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही जो आईज हैं वो रोटेट कर रही होती हैं, सो दैट जो कन्वर्जेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको विजुलाइज किया जा सके। अब ये जो मसल की एक्टिविटी होती है, जो हम कह रहे थे कि कोऑर्डिनेटेड मसल एक्टिविटी होती है, जो कि एक्सट्रिंसिक मसल की मूवमेंट होती है, दैट इज कोऑर्डिनेटेड बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है इसको। देयर इज ए वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द आई, तो क्या होता है कि बोथ आईज मूव करती हैं और कन्वर्जेंस को मेंटेन किया जा रहा होता है। कन्वर्जेंस बेसिकली मूवमेंट ऑफ आई बॉल है कि जो आई बॉल्स हैं इन्होंने कोऑर्डिनेटेडली मूव करना होता है। यस, डेफिनेटली वो उल्टा बन रहा होता है। ओके, इसमें ये होता है कि जितना ऑब्जेक्ट नियर होएगा तो आईज के अंदर जो रोटेशन की एबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, ताकि जितनी ज़्यादा ऑब्जेक्ट नियर होएगा उसके अंदर कन्वर्जेंस जल्दी अचीव होना शुरू हो जाएगी। और जो जितना आप नोज़ के टिप के करीब ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे उतनी फोकसिंग एबिलिटी ऑफ द आई इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ताकि वो जो ऑब्जेक्ट है उसको इजीली विजुलाइज किया जा सके। अगर किसी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी क्रॉस्ड आइज़ होती हैं, उनमें ये होता है कि कन्वर्जेंस जो होती है वो कंप्लीट नहीं होती। तो जो दोनों आइज़ होती हैं ना, वो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। जब कोऑर्डिनेशन नहीं होएगा तो वो एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर सिमल्टेनियसली फोकस नहीं कर रही होती। उसमें ये होता है कि उनको दो इमेज, जो ब्रेन होता है वो दो इमेज को सेम टाइम पे एसेस कर रहा होता है, और उसको कहा जाता है डबल विजन या डिप्लोबिया भी कहा जाता है। और उसमें अगर कन्वर्जेंस या मूवमेंट ऑफ आई बॉल पॉसिबल नहीं है तो जो ब्रेन होता है वो उन इम्पल्सेस को इग्नोर कर देता है, और जो आई की मूवमेंट है वो एक स्क्वेंट की फॉर्म में शो हो रही होती है। स्क्वेंट बेसिकली डाइवर्जेंट ऑफ आई है। डाइवर्जेंट ऑफ आई इज अ स्क्वेंट। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी आईज जो हैं वो स्क्वेंट होती हैं। उसमें ये होता है कि ऑब्जेक्ट उनको सही नज़र आ रहा होता है, लेकिन जो उनकी आई बॉल की मूवमेंट है या जो कन्वर्जेंस है वो आपको लग रहा होता है कि वो कहीं और देख रहे हैं, हालांकि वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। तीसरी चीज़ हमने ये कहा है कि जो रिफ्रैक्टरी पावर ऑफ लेंस है वो चेंज हो रही होती है। इसमें क्या होता है, जैसे ही लेंस की जो थिकनेस होती है ये डिपेंड कर रही होती है फोकस ऑफ लाइट के ऊपर ऑन दी रेटिना। जैसे ही रेटिना के ऊपर आई लाइट पड़ती है तो उस ये लाइट लेंस के ऊपर फोकस होती है और उसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है।
और उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट है वो डिपेंड कर रही होती है कि वो ऑब्जेक्ट आई से कितना करीब है, कितना दूर है। अब अगर कोई चीज़ नियर पड़ी है तो लेंस जो है वो थिक होएगा, अगर कोई चीज़ दूर पड़ी है तो जो लेंस है वो थिन होना शुरू हो जाएगा। ये मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि आइस जो साइड्स होती हैं उनका जो डिस्टेंस होता है वो 6 मीटर्स होता है। अब अगर किसी ने नियर ऑब्जेक्ट को देखना है तो उसमें जो आईज हैं उनकी जो टेयरिंग एबिलिटी है या ट्राइज कर रही होती हैं वो क्विकली उसको कमोडेट कर रही होती हैं, क्विकली उसको देख रही होती हैं। उसमें ये होता है कि जो सिलरी मसल्स होते हैं ना वो फोरऑन से पहले इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और लेंस को फॉरवर्ड मूव करवा देते हैं ताकि ऑब्जेक्ट को जल्दी से जल्दी विजुअलाइज किया जा सके। अगर लेंस के अंदर इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है या जिस तरह ओल्ड एज होना शुरू हो जाती है या जो सिलरी मसल्स हैं उनके अंदर स्टिफनेस आ जाती है तो उस कंडीशन को प्रेसबायोपिया कहा जाता है। ओके, इसके अलावा डिस्टेंट विजन होती है, ये हम अगर हम नियर विजन की बात करें तो विद इन 6 मीटर्स होता है। अगर हम डिस्टेंट विजन की बात करें तो इसमें मोर देन 6 मीटर अवे ऑब्जेक्ट होना शुरू हो जाता है और उसने रेटिना के ऊपर जैसे ही फोकस पड़ता है तो वो जो लेंस होती है उसकी एडजस्टमेंट देर के साथ हो रही होती है, लेकिन कन्वर्जेंस ऑफ जो आई है वो अचीव हो सकती है। अब बात करें थे रेटिना की। अगर रेटिना जो बेसिकली क्या होता है कि फोटो सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स होती हैं, इसमें लाइट सेंसिटिव जो नर्व सेल्स होते हैं और रॉड्स और कोन्स होते हैं और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होती है। जो लाइट रेज जैसे ही केमिकल चेंजेस की फॉर्म में उन के ऊपर डलती हैं तो ये जो सेंसिटिव पिगमेंट्स होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं, ये नर्व इम्पल्सेस जनरेट करते हैं। अब इन्होंने नर्व इम्पल्सेस में क्या करना होता है कि ऑक्सीपिटल लोब की तरफ कंडक्ट होती हैं, सेरिब्रम वी ऑप्टिक नर्व आगे इसको मैसेज कन्वे करवा देती है टूवर्ड्स द ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द सेरिब्रम ताकि वहाँ पे प्रोसेस होने के बाद आपको जो ऑब्जेक्ट है वो विजुअलाइज हो सके। उसके बाद जो राड्स और कोन्स होते हैं ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि राड्स और कोन्स का मेनली फंक्शन क्या होता है कि जो राड्स होते हैं ना ये हाई लाइट सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स होती हैं और जो कोन्स होते हैं ये लेस सेंसिटिव होते हैं, लेस लाइट सेंसिटिव होती हैं। ओके, लेकिन इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि जब लाइट डिम लाइट होती है तो ये लाइट को इजीली असेस कर सकते हैं। अब जैसे ही राड और कोन की स्टिमुलेशन होती है तो ये ब्लैक और वाइट कलर के अंदर डिफ्रेंशिएशन लेके आ रहे होते हैं। इसी तरह अगर विजुअल पर्पस कलर की हम बात करें तो ये जो लाइट सेंसिटिव एंडिंग्स होती हैं ये सिर्फ रॉड्स के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा जो कोन्स होते हैं ये अगेन सेंसिटिव टू लाइट और कलर होते हैं, ब्राइट लाइट रिक्वायर्ड होती है टू एक्टिवेट देम। इसके अलावा जो क्लियर कलर ऑफ विजन आ रही होती है वो भी ये जो कोन्स होते हैं ये फाइनलाइज कर रहे होते हैं और डिफरेंट वेवलेंथ्स की जैसे ही लाइट इंटर होती हैं कोन्स के अंदर तो उसके रिजल्ट में डिफरेंट कलर्स की ये परसेप्शन, ये डिफरेंट कलर के अंदर जो डिफ्रेंशिएशन है वो भी कोन्स कर रहे होती हैं। इसके अलावा सम पीपल्स आर कलर ब्लाइंडेड और मोर देन 90% पीपल्स आर कलर ब्लाइंडेड जो कि कलर में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते। इसमें ये होता है कि जो रेड और ग्रीन कलर होता है वो आप मिक्स हो जाता है। बेसिकली ये एक जेनेटिक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर होता है जहाँ पे जो ग्रीन, ऑरेंज, रेड या ब्राउन जो कलर्स होते हैं वो सेम कलर के अपेयर होना शुरू हो जाते हैं और उनकी इंटेंसिटी के थ्रू उनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। ओके, बेसिकली अगर रेटिना की बात करें, रेटिना के फंक्शन रिपीट कर देता हूँ बेटा। रेटिना क्या होता है कि ये फोटो सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स होती हैं। अब इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, रॉड और कोन्स पड़े होते हैं और इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेटिना के ऊपर वो डिपेंड कर रही होती है। अब जैसे ही लाइट रेज आती हैं तो ये केमिकल चेंजेस लेके आती हैं
लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स के अंदर, और ये नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करती हैं। और ये जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं ये जनरेट होने के बाद जो ऑप्टिक नर्व होती है उस तक पहुंचती हैं, और ऑप्टिक नर्व क्या करती है, ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द सेरिब्रम तक इसको पहुंचा देती है। ओके, अली क्या रिपीट करना है? ये जो रॉड्स होती हैं ना, ये हाई लाइट सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स होती हैं, और जो कोन्स होती हैं ये लेस लाइट सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स होती हैं। इसके अलावा जैसे ही रॉड्स की स्टिमुलेशन होती है तो ये ब्लैक और वाइट के अंदर डिफ्रेंशिएशन काज करवा रहे होते हैं। इसके अलावा मैंने ये बताया कि जो पर्पल कलर होता है वो भी ओनली रॉड ही उसको असेस कर रहे होते हैं, और बाकी जो कलर्स आ रहे होते हैं जिस तरह ब्राइट लाइट है तो वो रीजनरेटेड हो जाती है, या जो क्लोराइड्स पड़े होते हैं उनके अंदर अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। दूसरी हमने ये कहा है कि जो कोन्स होते हैं ये सेंसिटिव ज़रूर होते हैं टुवर्ड्स लाइट और कलर के, लेकिन जो ब्राइट लाइट होती है उसके लिए रिक्वायर्ड होती है ताकि इनको एक्टिवेट किया जा सके, जिनमें कलर वियंस होती हैं। कलर वियंस में डिफ्रेंशिएट लेके आती हैं। अब ये जो डिफरेंट वेव लेंथ की लाइट्स आ रही होती हैं ना वो डिपेंड कर रही होती हैं इनकी सेंसिटिव पिगमेंसी के ऊपर, जिसके रिजल्ट में डिफरेंट कलर की परसेप्शन आ जाती है। ओके, कलर वाला बेटा ये है कि सम पेशेंट्स जो होते हैं ये मोर देन 90% कलर ब्लाइंड होते हैं। ये बात मुझे एक आई स्पेशलिस्ट ने बताई थी कि जो मेल्स होते हैं ना, मेंस, वो ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, और उनमें 90% जो लोग होते हैं वो कलर ब्लाइंडेड होते हैं। उनमें ये होता है कि ये एक सेक्स लिंक रिसेसिव जीन होती है, उसका नाम अभी मुझे नहीं याद। ये सेक्स लिंक रिसेसिव जीन से ट्रांसमिट हो रहा होता है, जिसमें जो कलर्स होते हैं जिनमें ऑरेंज आ सकता है, रेड आ सकता है, ब्राउन्स आ सकते हैं, तो ये सारे उसको ना एक सेम कलर के नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी के थ्रू उसको डिफ्रेंशिएट किया जा रहा होता है। तो उसकी इंटेंसिटी क्या है उसके थ्रू उसको डिफ्रेंशिएट किया जा रहा होता है। और इसमें जो कलर्स होते हैं जिनमें डिफ्रेंशिएट करना, जो लाइट सेंसिटिव पिगमेंट होता है रेड और ग्रीन को या ब्लू को, तो उसमें जो कोन्स होते हैं वो अब नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनके अंदर डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रही होती। वन थिंग मोर, इसके अलावा डार्क एडाप्टेशन में क्या हो रहा होता है कि जब ब्राइट राइट लाइट होती है या ऑप्शंस होती हैं तो उसमें सेंसिटिव जो नर्व एंडिंग्स होती हैं, सेंसिटिव जो रॉड्स होती हैं वो कम्प्लीटली डिग्रेडेड हो जाती हैं, और इसलिए गुड लाइट के अंदर जो वियंस है उसको इफेक्ट नहीं कर सकते। जो रेटिना होता है वो इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। सबसे पहली जो चीज़ होती है प्यूपल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्यूपल की डायलिटेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। कट की आवाज़ आ रही है बेटा? अच्छा, आप एक दफ़ा अपने नेटवर्क को रिफ़्रेश कर लें, पेज को रिफ़्रेश कर लें, तो कि आपको समझ आ जाएगी। मेरा ख्याल है आज आई के लिए इतना काफ़ी है। एयर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बाकी जो चीज़ें हैं नेक्स्ट क्लास में हम एंडोक्राइन सिस्टम कंटिन्यू करते हैं। ये आप लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था, इसको आप लोग रेड कीजिएगा, और अगर हाँ श्योर बेटा अपलोड हो जाएगा, और अगर कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है तो आप मेरे से ज़रूर पूछिएगा। इसमें नेक्स्ट हमने मसल की मूवमेंट, आई मसल की मूवमेंट भी डिस्कस करनी है, लेकिन ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। लेकिन आप लोग एक दफ़ा इसको देख लीजिएगा कि ये जो मूवमेंट्स होती है और एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ दी आई वो कैसे मूव करवा रही होती हैं, और जो कौन सी क्रेनियल नर्व्स हैं जो उसको सप्लाई कर रही होती हैं। बेसिकली एक थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। ओके, राड और कौन में अगेन डिफ्रेंशिएशन बता देता हूँ कि इससे पहले कि हम अगर मसल्स की बात कर लें तो मसल्स जो होते हैं जिनके नाम मीडियल रेक्टस होता है, लेटरल रेक्टस होता है, सुपीरियर रेक्टस होता है। ये तीन चीज़ें रेक्टस से याद कीजिएगा कि मीडियल रेक्टस होता है, लेटरल रेक्टस होता है, और तीसरा सुपीरियर रेक्टस होता है। उसके बाद आ जाइए कि इन्फीरियर रेक्टस होता है। ये चार सुपीरियर, इन्फीरियर और मीडियल और लेटरल, मीडियल, लेटरल, सुपीरियर और इन्फीरियर, ये रेक्टस होते हैं, और सुपीरियर और इन्फीरियर ओब्लीक होते हैं। भूल नहीं चाहिए ना। बेसिकली ये 6 मसल्स होते हैं जिनके नाम
जो 4 होते हैं वो रेक्टस होते हैं और 2 ओब्लीक होते हैं। 4 रेक्टस में क्या क्या आता है, सुपीरियर इंफीरियर रेक्टस हो गया, मीडियल और लेटरल रेक्टस हो गया। और जो ओब्लीक होते हैं वो 2 होते हैं, जिनके अंदर सुपीरियर ओब्लीक होता है और इंफीरियर ओब्लीक होता है। अब जो मीडियल रेक्टस होते हैं, ओके, लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन लेम्फ नोड पे भी बेटा बता देता हूँ। सिर्फ ये एक दफ़ा मसल को सुन लें, ये आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा जब हम मसल्स की बात करेंगे। अब जो मीडियल रेक्टस होते हैं बेटा, इन्होंने क्या करना होता है कि आई बाल को इनवर्ट रोटेट करना होता है, और इसके लिए जो नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है वो कोलोमोटर नर्व होती है, जो थर्ड क्रेनियल नर्व है। मीडियल रेक्टस ने क्या करना होता है, आई बाल को इनवर्ड मूव करना होता है, इनवर्ड मूव करवाते हैं मीडियल रेक्टस। अब इसके लिए जो नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है वो थर्ड क्रेनियल नर्व है, और थर्ड क्रेनियल नर्व कोलोमोटर नर्व होती है। दूसरे होते हैं लेटरल रेक्टस। अगर हम लेटरल रेक्टस की बात करें तो इन्होंने आई बाल को आउटवर्ड मूव करवाना होता है। अब इसके लिए जो नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है वो 6 क्रेनियल नर्व होती है, जिसको एब्ड्यूसेंट नर्व कहा जाता है। ओके, इसके बाद जो तीसरे होते हैं वो सुपीरियर रेक्टस होते हैं। सुपीरियर रेक्टस ने क्या करना होता है, अपवर्ड मूव करवाना होता है आई को। सुपीरियर रेक्टस ने आई को अपवर्ड मूव करवाना होता है। इसमें अगेन जो नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है वो थर्ड क्रेनियल नर्व होती है। अब जो चौथे मसल्स होते हैं वो इन्फीरियर रेक्टस होते हैं। इन्फीरियर रेक्टस ने क्या करना होता है कि आई को डाउनवर्ड मूव करवाना होता है। वेरी वेरी ट्रिकी है लेकिन बहुत ईजी है। अब ये याद रखिएगा कि मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस, इनको थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई कर रही होती है, और जो थर्ड क्रेनियल नर्व है दैट इज नोन एज कोलोमोटर नर्व। अब जो मीडियल रेक्टस हैं उन्होंने इनवर्ड मूव करवाना होता है, और जो सुपीरियर रेक्टस हैं उसने अपवर्ड मूव करवाना होता है, और इंफीरियर रेक्टस ने डाउनवर्ड मूव करवाना होता है। ये आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। ओके, जो तीसरे चौथे होते हैं उनको लेटरल रेक्टस कहा जाता है। लेटरल रेक्टस ने क्या करना होता है, आउटवर्ड मूव करवाना होता है, और आउटवर्ड मूव करवाने के लिए 6 क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसको एब्ड्यूसेंटर कहा जाता है। ये थे आपके रेक्टस वाले। अगर आ जाए ओब्लीक की तरफ, ओब्लीक में ये होता है कि सुपीरियर ओब्लीक होता है और इंफीरियर ओब्लीक होता है। अब जो सुपीरियर ओब्लीक होता है उसने क्या करना होता है कि जो आई मूवमेंट होती है उसको डाउनवर्ड और आउटवर्ड मूव करवाना होता है, डाउनवर्ड और आउटवर्ड मूव करवाना होता है। अब उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो फोर्थ क्रेनियल नर्व होती है, जिसको ट्रोकुलर नर्व कहा जाता है। और अगर हम इंफीरियर ओब्लीक की बात करें तो आई रह जाती है अपवर्ड और आउटवर्ड। अपवर्ड और आउटवर्ड जो मूवमेंट करवा रहे होते हैं दैट आर नोन मसल्स इंफीरियर ओब्लीक हैं, और उनके लिए अगेन जो नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है वो थर्ड क्रेनियल नर्व होती है। अब ये देखिएगा कि थर्ड क्रेनियल नर्व किन किन के अंदर किन किन को सप्लाई कर रही होती है। पहली जो चीज़ होती है उसमें मीडियल रेक्टस को सप्लाई कर रही होती है, दूसरा सुपीरियर रेक्टस को सप्लाई कर रही होती है, इंफीरियर रेक्टस को सप्लाई कर रही होती है, और इंफीरियर ओब्लीक को सप्लाई कर रही होती है। तो ये चार आप जो मसल्स हैं इनको एक ही नर्व सप्लाई कर रही होती है, दैट इज ओकोलोमोटर नर्व। बाकी 6 और फोर्थ नर्व है। अब जो 6 नर्व है जिसको एब्ड्यूसेंट नर्व कहा जाता है वो लेटरल रेक्टस को सप्लाई कर रही होती है, और जो फोर्थ क्रेनियल नर्व है जिसे ट्रोकुलर नर्व कहा जाता है वो सुपीरियर ओब्लीक को सप्लाई कर रही होती है। तो ये थोड़ा ट्रिकी है लेकिन आप एक स्केच बनाएंगे तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ओके, अब हम देख लेते हैं कि स्लाइड्स के ऊपर क्या चीज़ें हैं, ताकि आप लोगों को इजीली स्लाइड्स पर समझ आ जाए। लास्ट टाइम हमने ये इसकी ग्रास एनाटमी के बारे में डिस्कस कर लिया था या नहीं लिया था? बुक में टेबल बना हुआ है बेटा, मैंने पेज के ऊपर बनाया हुआ है टेबल, डेफिनेटली आप लोगों को समझाने के लिए बुक में टेबल बना होगा। ओके गुड, ठीक है। तो अगर हम ग्रास एनाटमी की बात करें तो ये लास्ट में हमने इसको डिस्कस कर लिया था, जिसमें
हमने ये कहा था कि स्क्लेरा, और ये मेरा ख्याल है ये हमने लास्ट डिस्कस कर लिए हैं ये चीज़ें, प्यूपल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, लेंस के बारे में डिस्कस कर लिया है। ओके, क्वेश्चन बेटा मैं तौसीफ आपको एंटरटेन करता हूँ, रॉड और कोन्स के अंदर अगेन डिफरेंशिएशन बता देता हूँ। ये स्लाइड्स देख लेते हैं कि इसके ऊपर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। कॉमन डिफेक्ट्स मोस्टली आप लोगों से पूछा जाता है कि मायोपिया क्या होता है, प्रेसबायोपिया क्या होता है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा देख लेते हैं ये स्लाइड्स, देन आपके क्वेश्चन को एंटरटेन कर दूंगा। ओके, जो कॉमन डिफेक्ट्स होते हैं मेनली जो आप सुन रहे होते हैं उनमें मायोपिया होता है, मायोपिया जिसको नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। अब ये जो नियर साइटेडनेस होती है, इसके अंदर अगर आप साथ में एक डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में ये है कि वेयर द आई बॉल इज टू लॉन्ग और द कॉर्निया इज टू स्टीप। कॉमन आई डिफेक्ट्स की स्लाइड्स पे अगर आप देखेंगे तो उसमें आगे एक डायग्राम बनाई हुई है जिसमें मायोपिया मेंशन किया हुआ है। तो मायोपिया के अंदर क्या होता है कि ये नियर साइटेडनेस होती है वेयर द आई बॉल इज टू लॉन्ग, या तो आई बॉल बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, और दूसरा द कॉर्निया इज टू स्टीप। तो ऐसी कंडीशन होगी तो उसको मायोपिया कहा जाता है। जो हाइपरबायोपिया होता है, हाइपरोपिया होता है, हाइपरोपिया को कहा जाता है फार साइटेडनेस। अब इसके अंदर अगर डायग्राम देखिएगा तो वेयर द आई बॉल इज शॉर्ट और द लेंस कैन नॉट बिकम राउंड एनफ। अब हमने कहा था कि जो लेंस होता है वो बाई कन्वेक्स होता है, कन्वेक्सिटी होती है उसकी। अब अगर किसी वजह से अगर फार साइटेडनेस है तो उसका जो आई बॉल्स होगा वो शॉर्ट होगा, ये लेंस जो है उसका वो राउंड एनफ नहीं होगा, ताकि वो जो रिफ्लेक्ट उसने करनी है चीज़ें वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा प्रेस बायोपिया होता है, प्रेसोपिया होता है, प्रेस बायोपिया होता है। इसमें ये होता है कि जो मसल्स आई को कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो जो लेंस की बल्जिंग करवा रहे होते हैं, जिस तरह हमने कहा था कि सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, सस्पेंसरी या सीलरी मसल्स होते हैं, वो वीक हो जाते हैं स्पेशली एज के साथ, या उनकी हार्डनिंग होना शुरू हो जाती है, या उनकी जो लेंस की स्ट्रेचेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है प्रेसबायोपिया। वो मसल्स जो कि सीलरी मसल्स हैं या सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, जिन्होंने लेंस को होल्ड करके रखना होता है, या वो जो लेंस है उसकी बल्जिंग करवा रहे होते हैं, जैसे ही कोई चीज़ ऑब्जेक्ट नियर आ रहा होता है या दूर जा रहा होता है तो उसमें अकोमोडेशन करवानी होती है लेंस की, तो वो अकोमोडेशन नहीं होती। तो एज के साथ ये जो मसल्स हैं वो हार्ड हो जाते हैं, तो इसलिए जो लेंस है वो फिक्स होना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन को प्रेस बायोपिया कहा जाता है। चौथी कंडीशन होती है कैटरेक्ट्स। कैटरेक्ट्स में ये होता है कि जो लेंस होता है वो फोल्ड होना शुरू हो जाता है, फिक्स हो जाता है की जगह पे, तो इसलिए कैटरेक्ट्स की सर्जरी करवा दी जाती है, लेंस दोबारा बनवा दिया जाता है। एक्लोपिया होता है या नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ये मोस्टली पीपल्स में कॉमन होती है वेयर द विजन इज इम्पेयर्ड इन डिम लाइट। अगर डिम लाइट होती है तो उसमें हमारी जो प्यूपल्स होती है वो डायलेट हो जाती है, लेकिन उनकी जो प्यूपल्स होती है वो डायलेट नहीं हो रही होती डिम लाइट के अंदर भी ना, ड्यू टू पिगमेंट रिडॉप्शन इन द रॉड्स नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। अब उसमें क्या होता है कि जो रॉड पिगमेंट होता है उसके अंदर रॉड्स होते हैं, उनके अंदर रिडॉप्शन होते हैं। अब जब वो फंक्शन नहीं करेंगे तो जो डार्क लाइट है उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन ही नहीं होगी। जब डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी तो उस बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड है। ओके, होप सो कोई समझ आ रही है। उसके बाद है क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी, अगर हम लेंस की बात करें तो बेसिकली ये क्या है कि एक ट्रांसपेरेंट सरफेस होती है जो कि दैट कंट्रीब्यूट्स टू फॉर्मेशन ऑफ इमेज विद इन 6 मीटर्स भी है बेटा, 9 मीटर्स भी है। अब ये जो और डिफेक्ट्स रिपीट करते हैं, ओके डिफेक्ट रिपीट कर देता हूँ बेटा। डिफेक्ट्स में हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, उसके साथ आगे डायग्राम भी है जिसमें मायोपिया है, हाइपरोपिया है, प्रेसबायोपिया है, कैटरेक्ट्स हैं और नेक्रोलोपिया है। ओके, मायोपिया में या नियर साइटेडनेस में ये होता है कि जो आई बार्स होता है वो टू लॉन्ग होता है, जो कॉर्निया होता है वो
स्टीप्ड हो जाता है, स्टीप। हाइपरबायोपिया में फारसाइटेडनेस, या फारसाइटेडनेस इसका दूसरा नाम है, जिसमें जो आई बॉल होता है वो शॉर्ट हो जाता है, और जो लेंस होता है वो राउंड ही नहीं हो सकता, उसकी बाई कन्वेक्सिटी खत्म होना शुरू हो जाती है। और तीसरी कंडीशन हमने ये कहा है कि प्रेसबायोपिया होता है, जहाँ पे जो सेलरी मसल्स होते हैं, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, जिन्होंने जो लेंस होता है उसको होल्ड करके रखा होता है, वो जो लिगामेंट या जो मसल्स होते हैं उनकी हार्डनिंग हो जाती है, वीक हो जाती हैं, वो लेंस की अकोमोडेशन और कन्वर्जेंसी नहीं करवा रहे होते। तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन हमने कहा कि कैटरेक्ट्स होते हैं। कैटरेक्ट्स के अंदर जो लेंस होता है वो फिक्स्ड हो जाता है, फोग्ड हो जाता है, फोग्ड हो जाता है। जिस तरह फोग में आपको नज़र नहीं आ रही होती ना, तो सेम कंडीशन विद कैटरेक्ट्स, तो जो लेंस होता है वो फोग्ड हो जाता है, तो हमें वो चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही होती। अगर नज़र आ रही होती तो फोगी नज़र आ रही होती हैं, तो ये कैटरेक्ट की सर्जरी भी करवा दी जाती है, जो लेंस है उसको या आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया जाता है। नेक्टोलोपिया में ये होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जहाँ पे वेयर द विजन इज इम्पेयर्ड इन द डिम लाइट, कि डिम लाइट जब होती है तो उसमें प्यूपल डायलेटेशन भी नहीं होती, और सेकेंडली ये डार्क, जिसमें जो रोडोप्सन पिगमेंट्स रॉड्स के अंदर होता है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से जो रात को लोगों को नज़र ही नहीं आता, और अगर वो लाइट्स करेंगे, लाइट्स होगी तो उसमें जो उनके रॉड्स हैं वो असेस कर रहे होते हैं और उसको नज़र आना शुरू हो जाता है। ओके, टास्क सेक्शन एनाटॉमी की तरफ अगर आए तो लेंस के बारे में हमने पहले डिस्कस किया है कि लेंस क्या करता है कि ट्रांसपेरेंट सरफेस होती है दैट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस विद इन 6 मीटर्स। ये 9 मीटर्स भी बेटा ये गाइटन में लिखा हुआ है, और जो 6 मीटर्स है ये बुक आपकी रोशन विल्सन में लिखा हुआ है। इसके अलावा जो सीनरी मसल्स होते हैं, सीनरी मसल ने क्या करना होता है कि ये चेंज द शेप ऑफ द लेंस एंड अलाउइंग फोकसिंग। ये एमसीक्यूज के रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे कि क्रॉस एनाटॉमी में इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। ओके, तीसरी जो चीज़ होती है वो विट्रस ह्यूमर होता है। विट्रस ह्यूमर में क्या होता है कि मोर विस्कस देन एक्वस ह्यूमर, ये बेसिकली फ्लूइड होता है और लाइज बिटवीन द लेंस और द रेटिना एंड प्रोवाइड स्फीरिकल शेप। अब इसने जो विट्रस ह्यूमर होता है ना, इसने स्फीरिकल शेप को मेंटेन करना होता है, और पड़ा कहाँ पे होता है, ये लेंस और रेटिना के दरमियान होता है। और तीसरी चौथी चीज़ जो आती है रेटिना होती है। अब रेटिना को अगर आप नर्वस टिश्यू का नाम दे दें या नर्वस टिश्यू कह दें तो वो भी ठीक है। तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स होती है एट द बैक ऑफ द आई। अब इसने क्या करना होता है, इसने ट्रांसड्यूसेस लाइट एनर्जी इनटू न्यूरल एक्टिविटी, नर्व में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो नर्व्स हैं ये ऑप्टिक नर्व के साथ कोऑर्डिनेशन करती है, और एट द एंड हमें वो चीज़, वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो नज़र आ जाता है कि क्या चीज़ पड़ी हुई है। ओके, ये एक डायग्राम है वो भी देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम इमेजेस की बात करें, जो कि हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया है कि इमेज कैसे बन रही होती है, बेसिकली जो इमेज है, द कॉर्नी एंड द लेंस हेल्प्स टू प्रोड्यूस द इमेज ऑन द रेटिना। दूसरा, जैसे ही इमेज बन जाती है, इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस आर अपसाइड डाउन एंड बैकवर्ड, जिसको हमने ये कहा है कि मसल्स होते हैं वो आई के मूवमेंट कर रहे होते हैं और हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा होता है। अपसाइड डाउन बैकवर्ड व्हेन दे रीच द रेटिना। उसके बाद क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स रेटिना के ऊपर पड़े होते हैं, वन इज कोन एंड अदर इज रॉड्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि रॉड्स और कोन में डिफरेंशिएट क्या है। बेटा जो रॉड्स होते हैं ना, 125 मिलियंस ऑन ए सिंगल रेटिना के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये 125 मिलियंस जो हैं ये बेटा गाइटन की बुक के अंदर लिखे हुए हैं। इसके अलावा एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू ऑल वेवलेंथ होते हैं of visible light, but not do not distinguish different colors in the dim light। ओके बेटा, मैं रिपीट कर देता हूँ कि हम इमेजेस की बात कर रहे हैं। इमेजेस में कॉर्निया और लेंस हेल्प आउट कर रहा होता है टू प्रोड्यूस द इमेज ऑन द रेटिना। इसके अलावा इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस आर अपसाइड डाउन एंड बैकवर्ड व्हेन दे रीच द रेटिना। टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द रेटिना। अब वो जो दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जिनको फोटो रिसेप्टर्स भी कहा जाता है, उनमें रॉड्स हैं और दूसरा कोन्स हैं।
अब रॉड्स के कितने होते हैं कि 125 मिलियन आर प्रेजेंट ऑन द सिंगल रेटिना, एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू ऑल वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट्स होते हैं, लेकिन डू नॉट डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर्स। इन द डिम लाइट ओनली रॉड्स आर एक्टिवेटेड वेयर one can see objects but do not sharp image and are not able to distinguish their color. Most dense in the peripheral view. इसके अलावा नाइट टाइम क्या होता है कि रॉड्स आर पिगमेंटेड कॉल्ड रिडॉप्सन। अब रॉड जो होते हैं इनके पास एक पिगमेंट होता है जिनको रिडॉप्सन कहा जाता है, और इसकी बेस पे जो नाइट में जब डिम लाइट होती है तो चीज़ें विजुअलाइज हो रही होती हैं। अगर रॉड्स के अंदर जो रिडॉप्शन है ये नहीं होगा तो नाइट के अंदर चीज़ें विजुअलाइज नहीं होती। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट इंक्रीजेस द कोन्स। कोन्स में बेटा 7 मिलियन होते हैं। सेवन मिलियन ऑन सिंगल रेटिना के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब हमने रॉड्स के बारे में कहा कि ये 25 मिलियंस होते हैं, और जो कोन्स होते हैं ये 7 मिलियंस होते हैं। ये क्या करते हैं, मेनली इन द सेंट्रल व्यू और स्टिमुलेटेड एंड द कलर बिकम्स क्लियर और डे टाइम में ये हेल्प कर रहे होते हैं, और जो रॉड्स होते हैं ये नाइट टाइम में जिनके पास रिडॉप्शन होता है। There are three other types of cones होते हैं that which distinguish the three colors, जिनमें ब्लू है, जिनके अंदर रेड है, जिनके अंदर ग्रीन है। और फीवा होता है पॉइंट ऑफ सेंट्रल फोकस होता है, और हैविंग ग्रेटर डिस्टेंसी ऑफ द कोन्स और सेंटर ऑफ द आई शार्पेस्ट विजन्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और इसकी लोकेशन की अगर देखा जाए तो लोकेशन ऑफ मोस्ट कलर परसेप्शंस द लेयर्स ऑफ द रेटिना स्प्रेड असाइड्स टू द लेफ्ट लाइट ट्रैक फॉल डायरेक्टली ऑन द कोन्स। अगर ये नीचे डायग्राम देखिएगा तो इसके अंदर ये कप पड़ा हुआ है, तो इसकी जो इमेज है ये बेसिकली फीवा या वो पॉइंट होता है जहाँ पे जाके फोकस हो रही होती है। तो अलीवाज आस्किन के सर इसकी इमेज उलट बनती है, तो डेफिनेटली ये देखिएगा कि इसकी जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वहाँ पे आपको उलट बन रही होती है। अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो ये इस डायग्राम के अंदर शो हुआ है कि जो ऑप्टिक नर्व्स होती है ये जैसे ही लाइट्स यहाँ पर पड़ती है तो ये रॉड्स और कोन्स होते हैं जो कि फोटो रिसेप्टर्स होते हैं या रिसेप्टर सेल्स होते हैं जिन्होंने लाइट को डिफ्रेंशिएट करना होता है, कलर को डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं बेसिकली कि कौन से कलर की लाइट आ रही है होती है, और साथ में जो वेवलेंथ होती है वो आइडेंटिफाई हो रही होती है। ओके इसके अलावा लाइट स्टिमुलेट्स रॉड और कौन, ये वो फिजियोलॉजी के बारे में हमने बात की थी, कैसे हमें पता चल रहा होता है चीज़ों का। तो जो लाइट है ये स्टिमुलेट करती है रॉड और कोन्स को, और सेंड इम्पल्सेस वी ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन एरिया फॉर द विजन। The optic nerve exists the eye just off center near the fovea. The optic nerve existed is referred to as the blind spot due to lack of receptors in this area. The two optic nerves होती हैं जो कम टुगेदर करती हैं, और ऑप्टिक जॉज में एक एरिया होता है जहाँ से ये क्रॉस आउट होती हैं, और ये लोकेटेड होता है अंडर द हाइपोथैलेमस। A crucial part of vision and perception must happen crossover of information from the right eye crosses over the left side and vice versa, and happens here at the optic chiasma। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच आई मस्ट रीच कर रही होती है, प्रोसीड होती है बोथ हाफ्स ऑफ द ब्रेन के अंदर, जिसको हमने हेमिस्फीयर कहा था कि राइट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर के अंदर ये डिटेक्ट होती है, वो था इसके मैसेज कन्वे होते हैं। और ये ये चास्मा को लीड करती है विया ऑप्टिक ट्रैक। ये जो ऑप्टिक फोरामिन होता है ये एक ओपनिंग होती है, एक होल होता है, यहाँ से ये ऑप्टिक नर्व पास आउट हो रही होती है इनटू दी ऑप्टिक ट्रैक, और then reorganized optic tracts leave the optic chiasma and passes into the lateral geniculate nucleus के अंदर प्रोसेस होता है इसका,
उसके बाद क्या होता है कि इंफॉर्मेशन सेपरेट होती है, ऑर्गेनाइज होती है और रिलेड एट द डिफरेंट एरियाज ऑफ द विजुअल कॉर्टेक्स, or at the end, different zones of visual cortex process the different aspects of vision and information taken from the both visual field as processed and an image is perceived. और as soon as possible वो जो इमेज होता है वो बनना शुरू हो जाता है। तो ये एक सिंपल पाथवे है, डायग्राम के अंदर ये दिखाया गया है कि कैसे जो ऑप्टिक चॉज़मा है बेसिकली यहाँ से ये दोनों साइडों से इमेज आ रहा होता है, यहाँ पे क्रॉस आउट होता है राइट और लेफ्ट आई का, क्रॉस आउट होने के बाद ये ट्रैक में जाता है जिसपे ऑप्टिक ट्रैक कहा जाता है। और ऑप्टिक ट्रैक या ऑप्टिक फोरामेन भी इसे कहा जाता है। यहाँ से ये जो ऑप्टिक नर्व होती है वो पास आउट होती है। पास आउट होने के बाद जेनिकुलेट न्यूक्लियस तक पहुँचती है, यानी न्यूक्लियाई तक पहुँचती है। वहाँ पे जो सेपरेटेड इंफॉर्मेशन होती है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और रिलेट ऑन द डिफरेंट एरियाज ऑफ द विजुअल कॉर्टेक्स, और विजुअल कॉर्टेक्स के ऊपर रिले होने के बाद एट द एंड क्या होता है कि इस ये जो डिफरेंट जोन से आ रही थी ये विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर उसने प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन बहुत विजुअल फील्ड के प्रोसेस होने के बाद जो इमेज है वो हमें परसीव हो जाती है। ओके, आज हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं ये इनको आप बुक से देख लीजिएगा, गाइटन है तो गाइटन से देख लीजिएगा, ज़्यादा इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और बाकी अभी टेस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो टेस्ट का आपको मैंने शेयर कर दिया है व्हाट्सएप में स्केचुअल, तो वो देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। और इस आई के बारे में हमने जो मसल्स मूवमेंट पढ़ी है वो इम्पॉर्टेंट है, मसल मूवमेंट्स को अगेन देख लीजिएगा और फिजियोलॉजी ऑफ विजन्स को देख लीजिएगा। इसके अलावा जो रॉड्स और कॉन्स, हाँ तौसीफ पूछ रहा था रॉड्स और कॉन के अंदर डिफरेंशिएशन क्या था। बेटा जो रॉड्स होते हैं ना ये मोर या हाई लाइट सेंसिटिव नर्व एंडल्स होती हैं कॉन्स की निस्बत। दूसरा ये तब यूज़ होते हैं जब लाइट ट्रैवल कर रही होती है लो डेंसिटी के साथ या लो वेवलेंथ के साथ। और जैसे ये स्टिमुलेट होते हैं ना तो ये डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं ब्लैक और वाइट के अंदर, वीएन को डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। और जो रॉड्स होते हैं ये कोन्स की निस्बत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं रेटिना के ऊपर। अगर और 6 अगर रॉड्स पड़े हैं तो एक कोन पड़ा होता है। ये इनकी डिफ्रेंशिएशन होती है, जिसको हमने ये भी कहा है कि वो जो हाँ ये कहा है कि ये विजुअल पर्पल्स होती हैं ना जिनको रोडॉप्सन भाई हमने कहा है कि वो लाइट सेंसिटिव पिगमेंट होता है, ये सिर्फ रॉड के अंदर प्रेजेंट होता है, कोन्स के अंदर नहीं होता। अब जैसे ही ब्राइट लाइट आती है तो ये क्विकली रीजनरेट हो जाती है और बाकी की जो लाइट है वो पीछे कोराइड पर होता है, स्कैटर्ड फॉर्म में जितनी भी आती है तो कोराइड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है ताकि बाकी की रेटिना को डैमेज ना कर सके। और इसका अगर इसको जो रॉड्स हैं उनको ठीक रखना होता है तो उसके लिए विटामिन ए ज़रूरी होता है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि वो पेशेंट्स जिनको आई का प्रॉब्लम हो रहा होता है तो उनको डॉक्टर विटामिन ए प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। और दूसरे जो होते हैं कॉन्स होते हैं, कॉन्स में ये लो सेंसिटिव लाइट्स नर्व एंडिंग्स होती हैं जिनके अंदर जो ब्राइट लाइट रिक्वायर्ड होती है टू एक्टिवेट दैम और जब शार्प क्लियर कलर के लिए। इसके में डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट्स होती हैं वो ऑब्जर्व हो रही होती है और जिसके रिजल्ट में इसके पास डिफरेंट कलर्स की परसेप्शंस होती हैं। इसलिए ये जो मोस्टली नाइट टाइम होता है उस टाइम ये एक्टिवेट हो रहे होते हैं। इसके अलावा हमने कलर ब्लाइंडनेस की बात की है और बाकी होप सो आई का मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है। बाकी जो चीज़ें रह गई हैं उसमें क्या क्या रह गया है कल वाले लेक्चर्स में ये देख लेंगे। एयर हमने कर लिया, एयरिंग के रिलेटेड चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और क्या पड़ा है इसके अंदर, हाई एयर का इक्विलिब्रियम, हाँ टेस्ट और स्मेल रह गया है। कल हम टेस्ट और स्मेल को देखने के बाद एंडोक्राइन सिस्टम कर लेंगे। बाकी ये स्किन और ये टेम्परेचर ये हम स्किन में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन मैं आपको हाउ टू नो
कह दूंगा कि स्किन के अंदर रिसेप्टर्स कौन से होते हैं और क्या क्या हो रहा होता है। ओके, अब कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं आप, बाकी इंशाल्लाह वी विल प्रोसीड टुमारो एट 9 AM, 9 AM to 1 PM. Okay, having no query. अच्छा, हीटिंग प्रोसेस रिपीट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। आप ये बताएं कि जो एयर होता है उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन इजी, अभी एयर के बारे में रिपीट कर लेते हैं, कौन सा मुश्किल काम है। कि आप ये बताएं कि एयर के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नहीं, अच्छा सिर्फ बता देता हूँ कि आपको सुनाई कैसे देता है। एयर के पार्ट्स जल्दी से बताएं ताकि मैं आपको समझाऊं कि कैसे ये सारे काम हो रहे होते हैं। आउटर मिडल इनर एयर, ओके। आउटर एयर के अंदर क्या क्या आता है, ठीक बता रही हैं आप। आउटर मिडल और इनर, वेरी गुड। अब इसमें आता क्या क्या ये बता दें बस। आउटर में क्या क्या आता है, इनर में क्या क्या आता है, मिडल में क्या क्या आता है। नहीं, ओके। पिन, आर्टरी, कैनाल, ओके गुड, ठीक है। मिडल के अंदर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के बारे में हमने बात की थी, इसके अलावा आर्टरी ऑसिकल के बारे में बात की थी, ठीक है। तीन पार्ट्स में आपने जैसे बताया कि आउटर होता है, मिडल होता है, इनर होता है। आउटर के अंदर ऑरिकल होता है, एक्सटर्नल इकोस्टिक मीटर्स होते हैं, ये आर्टरी कैनाल होती है। इसके अलावा हमने इनका स्टेप्स और मिलर्स के बारे में डिस्कस किया था। मिडल एयर को हमने टेम्पेनिक कैविटी का नाम दिया था, और टेम्पेनिक कैविटी मिडल एयर के अंदर हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी। वन वाज, ओके वेरी गुड, वन, उसमें दो चीज़ें हमने डिस्कस की थी जिनमें एक ओवल विंडो थी, एक राउंड विंडो थी। और जो हमने ये कहा था कि जो ओवल विंडो होती है वो स्मॉल बोन जो कि स्टेप्स होती है उसने उसको इंक्लूड किया होता है, और जो राउंड विंडो होती है उसको फिर, और उसके बाद जो फिब्रस टिश्यू पड़ी होती है, फाइन शीट ऑफ फिब्रस टिश्यू पड़ी होती है, यस। इसके अलावा जो टेम्पेनिक और या ऑस्टियन ट्यूब के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब जो ऑर्डरी यासिकल्स थे ना, ऑर्डरी यासिकल्स, इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ें थी कि थ्री स्मास बोन होती हैं जिनका जो डायमीटर होता है वो फ्यू मिलीमीटर होता है, कोई स्पेसिफिक उनका साइज मेंशन नहीं किया गया। ओके, तो मिलस जो होता है ये लेटरल हैमर शेप बोन होती है। इसका जो हैंडल होता है ये कनेक्टेड होता है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ, और जो इसका हेड होता है वो इनकस के साथ मूव कर रहा होता है, एक मूवेबल जॉइंट बना रहा होता है। दूसरा जो होता है इनकस, अब इनकस क्या होता है कि ये एनुअल शेप बोन होती है, और इसकी जो बॉडी होती है ये आर्टिकुलेट कर रही होती है विद द मीलस एज वेल एज विद द लॉन्ग प्रोसेस, और ये शॉर्ट, लॉन्ग और शॉर्ट प्रोसेस के साथ स्टेबलाइज हो रही होती है और फिक्स हो रही होती है फिब्रस टिश्यू के साथ थ्रू पोस्टीरियर वॉल ऑफ द टेम्पेनिक कैविटी। मेरा ख्याल है आप लोगों को ये इतना जल्दी समझ नहीं आएगा। और तीसरा जो बोन्स होती हैं वो होती है स्टेप्स, मीडियल स्टेप शेप बोन होती है, और इसका जो हेड होता है ये इनकस के ऊपर आर्टिकुलेट करता है, और इसकी जो फुट प्लेट होती है वो ओवल विंडो के ऊपर फिट आ रही होती है, ठीक है। ये चीज़ें हमने इसके बारे में डिस्कस की थी, और इसकी जो हेयरिंग है वो नेक्स्ट लेक्चर का है आप लोगों के साथ। नेक्स्ट लेक्चर्स देख लें, अगर है तो ठीक, नहीं तो मैं इंशाल्लाह कल आपको इसके बारे में अगेन हम सुबह सुबह इसकी फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि क्या सीन होता है। जिसमें हमने वेस्टिब्यूल्स के बारे में पढ़ा था, बोनी लिब्रेथम और लिब्रेथम के बारे में पढ़ा था, सेमी सल्फुरल कैनाल के बारे में पढ़ा था, और जो साउंड वेव्स होती हैं जो उनका जो वेव लेंथ थी वो 332 मीटर पर सेकंड के हिसाब से में रिसीव हो रही होती हैं।
Okay, inshallah we will continue tomorrow at 9 a.m. See you. Bye bye.